Good morning, students. Today we are going to continue about activity 1 to determine time period of pendulum and factor upon which it depends. Let us train in measurement of time, unit of time and motion. हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम. उसमें हमने देखा था लेंथ ऑफ पेंडुलम, मीन पोजीशन ऑफ बॉब, एक्सट्रीम पोजीशन, ऑसिलेशन मींस मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो कितना मूवमेंट होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम मींस डिस्प्लेसमेंट कितना होता है मीन पोजीशन से. नेक्स्ट देखा था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम टेकन बाय बॉब ऑफ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोला जाएगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. नेक्स्ट देखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पेंडुलम इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम और उसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज. ठीक है, आज हम देखेंगे एक्टिविटी 1 में टू डिटरमाइन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एंड फैक्टर विच इट डिपेंड. टाइम पीरियड कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में. तो उसके लिए हमें चाहिए थिंग्स नीडेड, अ मेटल बॉब या बॉल, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, आयरन स्टैंड एंड स्टॉपवॉच. Method. Set up simple pendulum as shown in figure 13.3 with thread. The upper end of pendulum should be tied to rigid support. Switch off the nearby fans. Let the bob of pendulum complete to rest at its mean position. Mark the position of bob on the floor below it A. देखो ये क्या है, आयरन स्टैंड है, वहाँ से हैंगिंग पोजीशन में बॉब को लटकाया है और आपको नियर बाय फैन स्विच ऑफ कर देने हैं और बॉब को रेस्ट पोजीशन में लाना है. इट मीन्स कि वो मेन पोजीशन में है, उसको ऐसे डिनोट कर दिया है. नेक्स्ट वन, टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, होल्ड द बॉब जेंटली, मूव इट स्लाइटली टू वन साइड, से एट बी. आपको क्या बोला है, जैसे पेंडुलम का बॉब सेट हो जाए मिड पोजीशन में उसके बाद आपको बॉब को जेंटली मूव करवाना है एक साइड पे. आप बी साइड या सी साइड कोई भी साइड मूव करवा सकते हो. नाउ जेंटली रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन बी. फिर यहाँ से आपको ऐसे होल्ड करना है, दूसरी साइड यहाँ से मिड पोजीशन से ऐसे होल्ड करके फिर यहाँ से रिलीज कर देना है. ठीक है, आप इस साइड से भी कर सकते हो और इस साइड से भी कर सकते हो. मेन पोजीशन से यहाँ से होल्ड करना है, दूसरी साइड आइदर साइड, लाइक मैंने बी साइड होल्ड किया और फिर उसको रिलीज कर देना है, डिस्प्लेस्ड कर देना है. एंश्योर द बॉब डज नॉट स्पिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस व्हाइल ऑसिलेटिंग. स्टार्ट द स्टॉपवॉच व्हेन बॉब is at 1 the extreme position. Keep on counting the number of oscillation made by bob of by the pendulum of bob. Measure the time till bob of pendulum makes 20 oscillation. जब bob है वो 20 oscillation complete कर दे तब तक का आपको टाइम मेजरमेंट करना है. Repeat the same activity by pulling the bob to a greater or lesser distance from a mean position, by changing a bob and by changing the length of pendulum. What do you observe? आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ से इतना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवाया और फिर रिलीज किया. फिर सेकेंड टाइम आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करा और फिर रिलीज करो बॉब को. थर्ड टाइम आप यहाँ से करवाओ. देखो फर्स्ट टाइम यहाँ से मैंने करवाया, सेकेंड टाइम मैंने यहाँ से करवाया, थर्ड टाइम मैंने यहाँ से करवाया, फोर्थ टाइम मैंने यहाँ से करवाया. तो आप इतनी दूर तक डिस्प्लेसमेंट करवा के फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन मीन्स 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में होता है वो आप देखो और फिर आप क्या करो, इसकी जो ये जो लेंथ है बॉब की वो भी चेंज करके देखो. तो दोनों में से किस में आपको डिफरेंस दिखता है वो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है. इट मीन्स कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है. कैलकुलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑसिलेशन. ठीक है, तो वो हमें किससे डिनोट कर दिया, टाइम मीन्स टी सेकेंड. वो तो हमें पता नहीं है क्योंकि हमें 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है इसलिए हमें टी से डिनोट कर दिया. टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, तो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना लगेगा, टी अपॉन 20 सेकेंड. ऑब्जर्वेशन, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम रिमेन्स द सेम
until the length of pendulum is changed. आप कितना भी डिस्प्लेसमेंट करवाओ, बॉब को यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, बट टाइम पीरियड ऑसिलेशन का सेम ही रहेगा. बट जब आप लेंथ चेंज करोगे तो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है 20 ऑसिलेशन का, या आप कोई भी यहाँ पे 20 दिया है फॉर एग्जांपल, बट आप 30 ऑसिलेशन करवाओ, 40 ऑसिलेशन करवाओ, बट टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा. इट मीन्स कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेंथ ऑफ pendulum. Conclusion. The time period of pendulum does not depend upon displacement of pendulum from its mean position and mass of bob. Time period है वो जो बॉब है उसके मास पर भी डिपेंड नहीं है, और बॉब कहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं है. बट टाइम पीरियड, ये जो पेंडुलम है उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है. The time period of pendulum depend upon the length of simple pendulum. ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया ना? गुड. नेक्स्ट वन, डू यू नो, एक इंफॉर्मेशन दी गई है आपको. इंडियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली was the first one to make use of pendulum. Once Galileo was sitting in a cathedral, means church, at Italy. There he saw a chandelier hanging from ceiling with a long chain swinging slowly. It means कि ceiling light lamp वो slowly हैंगिंग पोजीशन में मूवमेंट कर रहा था. वो इटली के एक चर्च में बैठे थे. So Galileo timed the oscillation by counting the beats his pulses. There was no watch or clock at that time to measure a time. जब गैलीलियो के टाइम पे कुछ क्लॉक और वॉच तो नहीं था टाइम देखने के लिए, तो उसने क्या किया? सिंपली ऑसिलेशन काउंट किए, उसके बीट के, हार्ट बीट के पर उसके जो पल्सेस है उसने काउंट किए. ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन ही फाउंड दैट व्हाइल ऑसिलेशन ऑफ chandelier gradually slow down, the time taken by one oscillation still remained. उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि ऑसिलेशन अब ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाएगा, बट टाइम है वो तो सेम ही रह रहा है. ऑसिलेशन आप कम कर दो, ज़्यादा कर दो, बट उसके लिए जो टाइम है वो सेम रह रहा है. In other words, pendulum of given length always take the same time to complete one oscillation. It means that कि जो simple pendulum की आपको जो length दी गई है वो क्या होगा? वो ऑलवेज सेम रहेगा वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए. इट मीन्स कि वन ऑसिलेशन के आप हिसाब से काउंट करो 2, 3, बट जो आपको गिवन लेंथ है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, टाइम है वो सेम रहेगा ऑसिलेशन कंप्लीट करने का. दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक. और उसके बाद उसने ये ऑब्जर्वेशन करके पेंडुलम क्लॉक का डेवलपमेंट किया. तो सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक का यूज गैलीली जो इंडियन साइंटिस्ट था उसने किया था. नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल. अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन. देखो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना सेकेंड लग रहा है? 32 सेकेंड. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? तो पेंडुलम का वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है. सॉल्यूशन, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन. 20 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है? 32 सेकेंड. तो वन ऑसिलेशन के लिए कितना लगेगा? 32 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, ये यहाँ पे हमने देखा था. देखो वन ऑसिलेशन के लिए t डिवाइडेड बाय ऑसिलेशन. तो यहाँ पे t मीन्स टाइम कितना है? 32 सेकेंड. ऑसिलेशन कितना है? 20. तो वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 1.6 सेकेंड. Thus, the time period of this pendulum is 1.6 second. ठीक है. Next one, latest trend in measurement of time. Nowadays किसका यूज किया जाता है? The principle of simple pendulum is used in pendulum clock. The oscillation of pendulum control the movement of hand of the clock. जो पेंडुलम के ऑसिलेशन है ऐसे ही जो क्लॉक में हैंड की मूवमेंट है वो कंट्रोल करके रखता है. A mechanical wrist watch does not have a pendulum. जो mechanical wrist watch है उसमें pendulum नहीं होता है. Instead, it has a balance wheel. But उसमें क्या होता है? Balance wheel that control the movement of its hand. और वो जो hands है सेकेंड का, मिनट का, उन सबको कंट्रोल करके रखता है.
These days, most of us use quartz clock and watches. These watches measure a time accurately. ज़्यादातर अभी nowadays क्वार्ट्स क्लॉक का यूज़ किया जाता है एंड क्वार्ट्स वॉचेस का यूज़ किया जाता है जो हमें एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट करके देता है. Quartz has a unique property of oscillating when subjected to a small amount of electric current. Quartz की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होता है, क्वार्ट्स वाइब्रेट करेंगे और वो एक्यूरेट मेजरमेंट टाइम करके एक्यूरेट जो हमें मेजरमेंट होता है टाइम का वो एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है. इसमें जनरली क्या होता है, बैटरी सेंड इलेक्ट्रिसिटी टू क्वार्ट्स. बैटरी या सेल नाउडेज यूज़ किया जाता है जो क्वार्ट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे जो क्वार्ट्स क्रिस्टल होते हैं उसमें से थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड द क्वार्ट्स ऑसिलेट वाइब्रेट क्विकली. फिर क्वार्ट्स ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट होंगे क्विकली एंड विथ परसाइज ऑफ फ्रिक्वेंसी इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. और वो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो वो हमें फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट करके देगा. द सर्किट काउंट द वाइब्रेशन और फिर वो वाइब्रेशन काउंट करेंगे एंड जनरेट अ रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस ऑफ 1 पर सेकेंड. और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जो क्वार्ट्स के जो पल्सेस है वो क्या हो गए, जो जनरेट हो रहे हैं वो पर सेकेंड के हिसाब से मेजरमेंट करके देगा. तो इतना रेगुलर एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट करके क्वार्ट्स क्रिस्टल देते हैं. In these watches, electric cell and quartz crystal are placed in electric circuit. इस वॉच में इलेक्ट्रिक सेल, इन शॉर्ट बैटरी एंड क्वार्ट्स क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में प्लेस करते हैं. जिससे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्वार्ट्स है वो ऑसिलेट करके वाइब्रेट हो गए एंड फिर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से काउंट किया जाता है. वो टाइम एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है. ठीक है, नेक्स्ट वन. The quartz clock are more accurate than the pendulum clock. Pendulum clock के हिसाब से quartz clock है वो ज़्यादा accurate time measurement करके देता है. For measuring the short interval of time, a stopwatch is used. अगर आपको short interval of time measurement करना है तो stopwatch का भी use किया जाता है nowadays. It can be made to start and stop. इसमें start and stop का बटन होता है with the help of push button and is used to measure a short interval of time. For example, sports events. ज़्यादातर इसका use sports event में किया जाता है. It can measure 1/10 of a second. वो इतना छोटा 1/10 of the second का भी measurement करके देता है. For the most accurate measurement, atomic clock are being used. These clock are based on the vibration of atom for measuring a time. उससे भी ज़्यादा अगर more accurate time measurement करना है तो atomic clock का भी यूज़ किया जाता है. और ये क्लॉक किसके बेस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जब एटम का वाइब्रेशन होता है तब. ठीक है, और ये जो एटॉमिक क्लॉक है atomic clock is a clock whose टाइम कीपिंग मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. वो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. ठीक है, तो वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास हो गए तो एटम्स है वो वाइब्रेट करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, जिससे वो एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट करके देता है. अ टाइमर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक. जो टाइमर यूज़ करते हैं माइक्रोवेव में या आप वॉशिंग मशीन में जो टाइमर यूज़ करते हो वो भी वन टाइप का क्लॉक है. यूज टू रिकॉर्ड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट. वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट को रिकॉर्ड करके रखता है. इट यूज्ड इन माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक सिग्नल, एयर कंडीशन एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन है यूनिट्स ऑफ टाइम. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज अ सेकेंड. टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकेंड. द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड एंड रिटर्न एज अ एस. उसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है. अ लार्जर यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड से बड़ा है मिनट एंड आवर, और उसको MIN मिनट को एंड आवर को एच से डिनोट किया जाता है. सम यूनिट एंड देयर कन्वर्जेशन आर गिवन बिलो. 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट. आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर. 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर. 100 ईयर, 10 डेकेड, इट मीन्स कि 1 सेंचुरी. 1000 years, 10 centuries is equal to 1 millennium. 60 minute is equal to 1 hour. Yeah, 1 hour is equal to 60 minutes. 1 month means 30 days. 1 decade means 10
ईयर्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन याद रखने हैं, मिनट के, सेकंड के, डे के, ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे मोशन के बारे में। व्हेन यू लुक अराउंड in your classroom you see that many things like desks, boards, table do not move, they are said to be rest। आप अपने क्लास में कितने जो सराउंडिंग एरिया पे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको देखो, डेस्क है, बोर्ड है, टेबल है, वो अपने आप से मूवमेंट नहीं करता है, वो मूव नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो रेस्ट कंडीशन में है। However, you see some children playing in a school ground, but आप अपने स्कूल ग्राउंड में देखोगे तो कुछ चिल्ड्रंस हैं वो प्ले कर रहे हैं, some moving in corridors, कुछ कॉरिडोर में मूव कर रहे हैं लॉबी में, and etc. They are said to be motion। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो मोशन में है, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। In science, an object is said to be rest। साइंस में ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होता है, ऐसा कब बोला जाता है? When it does not change its position with time and with respect to its surrounding। वो जब अपनी पोजीशन टाइम के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो रेस्ट कंडीशन में है। एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कब कहलाता है? व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होती है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इन क्लास 6 यू हैव लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। क्लास 6 में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था, लाइक रेक्टिलिनियर मीन्स सीधा, सर्कुलर मीन्स अपने एक्सिस पे मूवमेंट करता है, रोटेशनल सर्कुलर मीन्स सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, रोटेशनल मीन्स वो अपने एक्सिस पे मूवमेंट करेगा, एंड पीरियोडिक रेगुलर टाइम इंटरवल पे जो मोशन होता है, ठीक है, तो उसको पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। तो ये सारे मोशन के बारे में हमने 6th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। नेक्स्ट वन है स्लो एंड फास्ट मोशन। When you go to school by a bicycle, it take a long time। जब आप बाइसिकल से स्कूल पे पहुँचोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट when you go to a school bus, it take a lesser time। बट आप स्कूल बस में जाओगे तो कम टाइम लगेगा। You say that bus move fast। आप ऐसा भी बोल सकते हो साइकिल की कंपैरिजन में बस फास्ट मूवमेंट कर रही है, whereas bicycle moves slow। An object that take a longer time to cover certain distance is said to be slow। जब ऑब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा लग रहा है कुछ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में, तो उसको स्लो मोशन में है, वो ऐसा बोला जाता है। वेयर ऑब्जेक्ट टेक शॉर्टर टाइम, बट कोई ऑब्जेक्ट को शॉर्ट टाइम लगता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में, तो उसको वो हम क्या बोलते हैं, वो फास्ट मोशन में है। एंड ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्ट एट वन टाइम एंड स्लो एट अदर टाइम। अ बस मूव स्लोली ऑन अ बिजी रोड, बट ऐसा नहीं कि बस एवरी टाइम फास्ट मोशन में ही है, कई बार वो स्लो मोशन में भी होती है। लाइक जब बस है वो बिजी रोड पे से पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, बट एम्प्टी रोड होगा तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, मोशन फास्ट हो जाएगा। यू कैन फाइंड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज स्लो और फास्ट बाई नोइंग इट्स स्पीड। तो हम कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है मोशन में है या स्लो मोशन में है वो कैसे पता कर सकते हैं? यस राइट, आपको अगर उसके स्पीड पता चल जाएगी तो आप उससे बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में है या फास्ट मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन हम देखेंगे स्पीड के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में।